हेलो एवरीवन, तो चलिए आज से एक नया सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये सीरीज़ आपका नया नहीं है, मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ एसपी बख्शी बुक से। सबसे पहली बात मैं अगर बताऊं तो इस बुक का इम्पोर्टेंस मैं आपको बता देता हूं। एसपी बख्शी बुक का मैं इम्पोर्टेंस बताने जा रहा हूं। देखिए, आप जितने भी एग्ज़ाम्स आज तक दिए होंगे, आप जा कर के प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाना, वहाँ से सिनोनिम एंटोनिम को उठाना, देखना एसपी बख्शी से बाहर कोई वर्ड पूछा गया है क्या। मुझे तो नहीं लगता कि पूछा गया है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में जो होता है वो एक आध क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो अलग की बात है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी बुक से आते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी मैं सिनोनिम एंटोनिम को कंप्लीट करा चुका हूँ इस बुक से। सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम को नहीं, सारे टॉपिक को आपके हो गए सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रीपोजिशन और एडिशनल वर्ड्स जो है टफ लेवल के जो वर्ड्स है सबको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट है दिया हुआ यूट्यूब पे, उसको आप चेक करके पढ़ सकते हो, आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हो। लेकिन मैं पिछले कई सालों से यही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को तो मैं पहले टास्क देता हूँ ग्रुप में, टास्क देने के बाद ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ उसी टास्क के बेसिस पर, लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं, मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो पेड स्टूडेंट भी हैं, वो अभी तक याद नहीं कर पाए। किसको? खास करके सिनोनिम एंटोनिम वाले सीरीज़ को। तो मैं उनको ही देखते हुए क्या किया हूँ, ये नया सीरीज़ को मैं स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें तो गलती मेरी नहीं है, क्योंकि 95% से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब ले चुके हैं। मेरे ओल्ड स्टूडेंट में से जॉब ले चुके हैं, प्लस उनके फिंगर टिप्स पे सारे सीरीज़ हैं। मतलब अगर आप उनको कहीं भी पूछ दो, कहीं से पूछ दो इस बुक में से, तो 6 के 6 सीरीज़ जो मैं पढ़ा रखा हूँ उसमें से कोई भी वर्ड पूछ लो उनको याद है। लेकिन कुछ स्टूडेंट को नहीं याद है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन उनको ही देखते हुए, और कई ऐसे नए स्टूडेंट भी हैं जो पेड नहीं हैं, जो मैं फ्री चला रहा हूँ कई साल से ना, एक और भी ग्रुप, तो वहाँ पर भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो इसको याद करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी मैं लाया हूँ, लेकिन ये आपका कम्प्लीटली पेड होने वाला है। पेड इसलिए होने वाला है, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। पहली बात कि मैं सारा काम धंधा छोड़ करके इसमें इतना घंटों मेहनत कर रहा हूँ डेली बेसिस पर, तो जाहिर सी बात है कि आपके टीचर को भी पैसे की ज़रूरत होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि लोग फ्री की चीज़ों को वैल्यू नहीं करते, मैं नोटिस कर चुका हूँ कई सालों से, ठीक है। तो अगर आप डेडिकेशन से आप इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हो, आप कुछ ही पैसे दे करके क्या करो, पढ़ो यहाँ पर, है ना। बहुत आप देख रहे होगे कि इस सीरीज़ को आप बहुत सालों से फॉलो कर रहे हो, चाहे इस बुक से याद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन याद नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरी गारंटी है 3 महीने का वैलिडिटी दूंगा। 3 महीने में कम से कम 4 से 5 या 6 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए ग्रुप में। मैं टास्क दूंगा डेली बेसिस पर। टास्क के बाद आपको टेस्ट लगाना है, ऑनलाइन टेस्ट। पहला जो टेस्ट होगा उसका मीनिंग बिल्कुल हिंदी में होगा, मतलब वर्ड दिया रहेगा, चारों ऑप्शन आपके हिंदी में होंगे, जैसे मैं इस सीरीज़ में बता रखा हूँ, ठीक है। तो हिंदी में होगा आपका पूरा। उसके बाद जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इंग्लिश वाला ऑप्शन के साथ आपको टेस्ट दिया जाएगा, मतलब जैसे आपका एग्जाम में पूछा जाता है सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन, उसी तरीके से होने वाला है। तो सारे तरीके को फॉलो करते हुए मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इमेज को भी लगाया हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़े मैं वीडियो क्लिप्स को भी लगाऊंगा। टास्क है, टेस्ट है, मतलब सारे तरीके को फॉलो करते हुए मल्टीपल रिवीजन आपका कराते हुए ग्रुप में आपको याद कराने की मैं जिम्मेवारी लेता हूं, ठीक है। और इसलिए ये सीरीज़ आपका पेड होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको ज्वाइन करना है इस प्रैक्टिस बैच को तो देख लो, यहाँ पर व्हाट्सअप का नंबर दे रखा है, यहाँ पर आप मैसेज करोगे, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से ज्वाइन करके चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए आपको पेड करना होगा, अमाउंट मैं वहाँ पर मैसेज में बता दूँगा। ज़रा देखिए, यहाँ पर कुछ नोट है। इसमें नोट क्या है कि ट्रिक्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन पे आपको गौर करना है, ना कि स्पेलिंग पे, ठीक है। तो स्पेलिंग पे मत जाना, मतलब जो भी ब्रैकेट में ट्रिक में लिखा हूँ उसके स्पेलिंग पे मत जाना। जो मैं बोलूँगा, जो मैं प्रोनाउंस करूँगा, उस पर आपको देखना है, गौर करना है, ठीक है। फिर है कि हर एक वीडियो देखने के बाद टेस्ट लगाना, और उसमें हर एक वीडियो के बाद मतलब डेली बेसिस पर जो आपको टास्क और टेस्ट दिया जाएगा वो हिंदी ऑप्शन के साथ टेस्ट होंगे। और सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद सारे ऑप्शन इंग्लिश में होने वाले हैं इस सारे टेस्ट का। तो सारे तरीके को फॉलो करना है और अंततः आपको याद करना है चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें से मुझे लगता है 99% आपका जो एसपी बख्शी सिनोनिम एंटोनिम में वर्ड्स है सब कुछ कवर होने वाला है। मतलब बहुत हल्के हल्के वर्ड्स होंगे, उसको क्या ही याद करना। जैसे मैं आपको बोलूँ रफ़ का मीनिंग नहीं जानते आप? रफ़ का क्या मीनिंग होता है? तो जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग एक हर कोई बच्चा जानता है, मतलब अगर कोई अनपढ़ इंसान भी है तो भी वो वर्ड को सुना हुआ है, तो वो सारे वर्ड्स को मैं इग्नोर करूँगा। हालांकि बहुत कम वर्ड हैं, और मुझे लगता है 4 से 5 हज़ार वर्ड्स ऐसे होंगे। अगर 4-5 हज़ार नहीं भी होंगे, जितने भी होंगे तो मैं सबको याद कराने की जिम्मेवारी तो ले ही रहा हूँ, ठीक है। तो सबको याद करना है, सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैं याद करा दूँगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं।
ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं एक्स्ट्रा बातें को बोला हूँ। अगले वीडियो से कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं होगी। जिस तरीके से मैं सारी सीरीज़ को कंप्लीट कराऊँ, सीधा वीडियो पे आना, सीधा पढ़ाना और कोई फालतू की बातें नहीं। आप लोग तो जानते ही हो पहले से। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वर्ड, यहाँ पर क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है अनाड़ी या फिर बेढंगा या फिर भद्दा। याद कैसे करोगे, इसको ब्रेक करो। इसमें छुपा हुआ है वर्ड कलम प्लस से, कलम से। अब यहाँ पर ध्यान देना कि एक अनाड़ी बच्चा है आपके मोहल्ले में, आपके घर में कोई अनाड़ी बच्चा है। अनाड़ी बच्चा कहने का मतलब हर बच्चा अनाड़ी ही होता है ना, समझदार उतना नहीं होता, उतना इंटेलिजेंट नहीं होता, ठीक है। तो एक बच्चा है जो अपने कलम से एक चित्र बना रहा है और अब वो अपनी मम्मी का चित्र बना रहा है। बिल्कुल ही बेढंगा चित्र बनाएगा, जाहिर सी बात है कि वो अनाड़ी है तो बहुत ही ज़्यादा भद्दा चित्र बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख लो, एक अनाड़ी बच्चा है, यहाँ पर देख रहे हो इमेज में, देखो एक यहाँ पर अनाड़ी बच्चा है जो अपने कलम से क्या कर रहा है, अपनी मम्मी का बेढंगा या फिर भद्दा सा चित्र बनाया हुआ है ना। तो किससे बनाया हुआ है, कलम से। कलम से एक अनाड़ी बच्चा बेढंगा और भद्दा चित्र बना रहा है ना। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान ये रखना है कि कलमसी का मतलब होता है कलम से, यानी कि अनाड़ी, बेढंगा या फिर भद्दा। चीज़ों को कैच कर पा रहे होगे मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला वर्ड है, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स पढ़ाने हैं और सबका ट्रिक भी बनाना है, घंटों लगते हैं इसको बनाने में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फास्ट वे में पढ़ाया जाए। यहाँ पर सेकंड वर्ड है अनगेनली। अनगेनली का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पर गेन का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर मिलना, ठीक है। गेन का मतलब प्राप्त करना होता है, अन का मतलब इसका ऑपोजिट हो गया, है ना, मतलब नहीं के सेंस में। तो अनगेन मतलब ना मिलने से, है ना, ना मिलने से क्या कर रहा है, मान लो कोई बच्चा जिद कर रहा है मिठाई के लिए, तो कई ऐसे बदमाश बच्चे होते हैं जो मिठाई के लिए जिद करते हैं, है ना, आप भी किए होगे बचपन में। अब एक बच्चा है आपके मोहल्ले में या फिर आपका घर में जिसको कुछ ना मिलने से, मतलब वो जिस चीज़ की जिद कर रहा है उसको ना मिलने से देखो कैसे मुंह बना रहा है ना, बिल्कुल ही भद्दी भद्दी बातें बोल रहा है ना। तो भद्दा सा चेहरा बनाया है, बिल्कुल भद्दी बातें कर रहा है। क्यों कर रहा है, ना मिलने से, अनगेन होने से, अनगेन होने से, ठीक है। तो अनगेनली मतलब एक बच्चा है मिठाई के लिए जिद कर रहा है, उसको ना मिलने से, अनगेन होने से वो क्या कर रहा है, भद्दी भद्दी बातें सुना रहा है, भद्दी भद्दी गालियाँ भी हो सकता है पढ़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, अनगेनली, अनगेन, नहीं मिलने से, भद्दी बातें वो कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है, देखो ध्यान से समझो इसको। ये वर्ड है आपका पोंडरस। क्या है, यहाँ पर है पोंडरस। पोंडरस में एक वर्ड छुपा हुआ है पोंड। पोंड का क्या अर्थ होता है, पोंड का मतलब होता है तालाब। आपके गांव में तालाब होगा, अब फिर कहीं ना कहीं तो तालाब देखे ही होंगे। तो पोंडरस, अब क्या होता है, गंदा पानी होता है खास करके पोंड में, तालाब में। और मान लो कि एक बस आपको इमेजिन करना है, ठीक है। कई बार मैं इमेजिन कराऊंगा आपको, तो आपको इमेजिन भी करना है, क्योंकि आपके दिमाग में जब एक इमेज क्रिएट हो जाएगा ना तो चीज़ों को कभी भूलोगे नहीं। तो एक पोंड है, एक तालाब है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, बिल्कुल गंदा पानी भरा हुआ है, बारिश का मौसम है। आपको वहाँ पर कोई नहाने के लिए बोलेगा और ज़बरदस्ती बोलेगा, क्या आपको लगता है कि आप वहाँ पर नहाओगे? बिल्कुल नहीं नहाओगे। तो आप क्या बोलोगे अगर आपको कोई नहाने बोल रहा है कि भाई बहुत ही कष्टकारक है यहाँ पर नहाना, बहुत ही भारी भरकम काम है यहाँ पर नहाना, ठीक है, बहुत ही भद्दा सा काम है, काफ़ी गंदा पानी है तो भद्दा सा ही काम है उसमें डुबकी लगाना, है ना। तो पोंडरस से याद रखोगे पोंड। पोंड में आपको ज़बरदस्ती कोई नहाने को कह रहा है तो आप क्या कहोगे, कष्टकारक काम है, भारी भरकम काम है, बिल्कुल ही भद्दा काम है ना, बिल्कुल ही बेकार सा काम है। तो पोंडरस का मतलब ये सारे अर्थ होते हैं, कष्टकारक, भारी भरकम या फिर भद्दा, ध्यान रखना। फिर अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है डेक्स्ट्रस। ध्यान देना, डेक्स्ट्रस वर्ड, ये वर्ड पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, डेक्स्ट्रस। अब इसका स्पेलिंग पे मत जाना, पढ़ तो दिया हूँ डेक्स्ट्रस, इसको एक तरीके से और पढ़ रहा हूँ। डेक्स्ट्रस से आपको ध्यान रखना है कि डेस्क पर रस रखा हुआ है, मतलब ग्लास में रस रखा हुआ है, डेस्क रस, डेस्क रस, ठीक है। तो डेस्क पर जो रस है उसको पीने से लोग क्या हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, ठीक है। तो डेक्स्ट्रस का मतलब होता है बुद्धिमान, कुशल और फिर निपुण। फिर एप्ट। एप्ट देखो, ये एप्टीट्यूड यही वर्ड से बना हुआ है, एप्टीट्यूड, है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे प्राइवेट कंपनियां भी एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं, आपका एसएससी भी एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है। एप्टीट्यूड टेस्ट लेने का मतलब है कि उसका जो गणना करने की क्षमता है, एप्टीट्यूड मतलब समझ लो इन जनरल, मैं पर्टिकुलर उसका मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। एप्टीट्यूड का इन जनरल मीनिंग जो होता है कि मैथमेटिक्स का आपका टेस्ट लिया जाता है ना। तो मैथमेटिक्स का टेस्ट कौन देगा, जो व्यक्ति एप्ट होगा। एप्टीट्यूड का टेस्ट कौन देगा, जो व्यक्ति एप्ट होगा, योग्य होगा, उचित होगा, वही तो टेस्ट देगा। आप कुछ भी मैथ्स में नहीं जानते तो भला क्यों दोगे टेस्ट, है ना। तो
एप्टीट्यूड का टेस्ट कौन देगा? जो व्यक्ति एप्ट होगा, जो व्यक्ति योग्य होगा, जो व्यक्ति उचित होगा, ठीक है। तो एप्ट का मतलब होता है योग्य या फिर उचित। अब आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है आपका अपेरेंट। यहाँ पर क्या है? अपेरेंट। अपेरेंट में देखो, इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पर मिलेगा आप प्लस आपके पेरेंट, है ना, आप प्लस आपके पेरेंट। अब आप और आपके पेरेंट के बीच कोई भी मतलब खटास नहीं है, बहुत ही मधुर रिश्ता है। जब आप और आपके पेरेंट के बीच मधुर रिश्ता है, एक साथ बैठते हो तो किस तरीके की बातें करते हो? बिल्कुल स्पष्ट बातें करते हो, कोई घुमा फिरा करके बातें नहीं करते हो, कोई झगड़ा झंझट करके बातें नहीं करते। तो आप अपने आप को यहाँ पर इमेजिन करना कि आप हो, आपके पेरेंट हैं और आपस में कैसी बातें करते हो? स्पष्ट बातें करते हो, बिल्कुल ही सुस्पष्ट बातें करते हो। तो अपेरेंट, आप प्लस पेरेंट। अपेरेंट यानी कि स्पष्ट बातें होती हैं आप और आपके पेरेंट के बीच। फिर एविडेंट। एविडेंट का मतलब भी होता है सुस्पष्ट, बिल्कुल ही स्पष्ट। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं इमेज लगाया हूँ, एक डॉक्टर है जो कि क्या है? डेंटिस्ट है। क्या है? इसमें भी डेंट छुपा हुआ है, डेंट का मतलब ही दांत होता है, ठीक है। तो एक डेंटिस्ट है, अपने मरीज़ का क्या कर रहा है? दांत को देख रहा है, लेकिन उसका जो दांत है, उसके मरीज़ का जो दांत है उसमें होल है, यानी कि उसमें क्या है? कैविटी है ना, कैविटी हो जाता है, होल हो जाता है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक स्पेशल इनके पास टॉर्च होता है ना। अगर आप कभी डेंटिस्ट के पास गए होगे तो आपको पता चला होगा, इस तरीके के टॉर्च लगाते हैं देखने के लिए। तो जब वो डेंटिस्ट क्या कर रहा है? अभी अभी, है ना, अभी अभी क्या कर रहा है? वो एक टॉर्च का इस्तेमाल करके जब उसके दांत को देख रहा है तो काफ़ी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है इस स्टोरी से? एविडेंट, अभी, इसको अभी पढ़ो, डेंट मतलब दांत, अभी दांत बिल्कुल ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो एविडेंट, अभी दांत सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है। एविडेंट, अभी दांत सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका परसेप्टिबल। परसेप्टिबल, पर है, पर का मतलब ऊपर भी होता है ना, और से, यहाँ पर से है और फिर है टेबल। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक सेकंड रुको, इसका मैं साइज छोटा कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है? परसेप्टिबल। अब यहाँ पर है, से है और टेबल है ना, ऊपर से टेबल, परसेप्टिबल, ऊपर से टेबल, परसेप्टिबल, ऊपर से टेबल। आप अपने छत से नीचे आंगन में देख रहे हो तो जो भी ऊपर से आपको टेबल दिखाई दे रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, वो बिल्कुल ही कैसा दिखाई दे रहा है? सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो परसेप्टिबल का मतलब होता है सुस्पष्ट। परसेप्टिबल का मतलब क्या? सुस्पष्ट। परसेप्टिबल, ऊपर से टेबल देख रहे हो तो कैसा दिखाई दे रहा है? सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है। अपने छत से जब टेबल देख रहे हो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे तो बिल्कुल ही सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है। परसेप्टिबल, ऊपर से टेबल, सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? मान लिया जाए कि आप अपने जिलाधिकारी के पास गए हो, डीएम के पास जाते हो, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होता है उसके पास गए हो मान लो किसी काम से। तो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट से देखो मिलता जुलता वर्ड होता है डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, तो डिस्टिंक्ट बोलो, डिस्टिंक्ट बोलो, जिला बोलो, डिस्ट्रिक्ट बोलो, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आप गए हो तो कोई भी व्यक्ति डीएम जब बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, तो क्या होता है? वो कोई भी बातें बोलेंगे तो काफ़ी स्पष्ट तरीके से बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ऐसे ध्यान रखोगे कि डिस्टिंक्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आप गए हो, जिला अधिकारी के पास गए हो, तब वहाँ पर वो कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ही स्पष्ट बातें कर रहे हैं। तो ध्यान रखोगे डिस्टिंक्ट से डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आप गए हो तो वो बिल्कुल ही स्पष्ट बातें कर रहा है, क्लियर। फिर यहाँ पर मास्क, देखो यहाँ पर मास्क है। मास्क का क्या मतलब है? मास्क यहाँ पर छुपा हुआ है, तो मास्क का मतलब ये किसी चीज़ को छुपाना, है ना। तो छिपा हुआ, है ना, अस्पष्ट, जो कि बिल्कुल ही अस्पष्ट है, स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखो एक फ़ोटो से पता चल जाएगा। अब कोई भी यहाँ पर एक बंदी है, देखो मास्क पहनी हुई है, तो क्या इसका चेहरा स्पष्ट दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, चेहरा इसका ढका हुआ है, छिपा हुआ है। तो मास्क का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ होना और फिर अस्पष्ट होना। ये तो बहुत आसान था याद करना, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है ऑब्सक्योर। यहाँ पर क्या है? ऑब्सक्योर। इसको अब ऐसे पढ़ो, अब स्कोर, है ना, अब स्कोर। अब स्कोर कैसा दिखाई दे रहा है? अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत देर से आप टीवी देख रहे हो, बहुत देर से मैच देख रहे हो क्रिकेट का, है ना, और तो जाहिर सी बात है कि आपकी आंखों पर असर करेगा वो चीज़, बहुत देर तक देखोगे तो क्या है कि बहुत देर से मैच अगर आप देख रहे हो तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो जो स्कोर है
है ना, वो जो स्कोर है, जो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दिखाया जाता है, वो अब कैसा दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। देख रहे हो यहाँ पर धुंधला दिखाई दे रहा है, स्कोर लिखा हुआ ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्कोर जो है अभी धुंधला दिखाई दे रहा है, मतलब बिल्कुल ही इस तरीके से जैसे टारगेट है 186, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये तो आपको पता चल जाएगा कि 195 लिखा हुआ है, लेकिन धुंधला दिखाई दे रहा है, अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो क्या कहोगे कि बहुत देर से आप मैच देख रहे थे, तो अब स्कोर अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, आपकी आंखों पर असर होने के कारण वो चीज़ जो स्कोर है वो अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ऑब्स्क्योर का मतलब अब स्कोर कैसा दिखाई दे रहा है, अस्पष्ट, धुंधला दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर अल्योर। ये वर्ड क्या है, अल्योर। अल्यूर भी बोलते हैं, अल्योर भी बोलते हैं। तो अल्योर को अगर ब्रेक करोगे तो यहाँ पर पता चलेगा ऑल प्लस योर, है ना, अल्योर, ऑल योर मतलब सारा का सारा तुम्हारा, सारा का सारा तुम्हारा, है ना। तो ध्यान देना इस चीज़ का, अल्योर से कैसे आप इसको प्रोनाउंस करोगे, अल्योर, और इससे ध्यान रखोगे ऑल योर, है ना, मतलब सब का सब तुम्हारा, ऑल मतलब सब का सब, योर मतलब तुम्हारा, सब का सब तुम्हारा है। अब पता है जब भी कोई लड़की है उसका हस्बैंड है, मतलब कोई भी वुमेन है उसका हस्बैंड है, अब उसको अगर चाहता है कि मेरी वाइफ जो है रूठी हुई है ना, तो उसको फुसलाएगा, ललचाएगा, प्रलोभन देगा, लालच देगा, है ना। तो किस तरीके से लालच और फुसलाएगा, ऑल योर कह के, है ना, कि देखो देखो जो भी गिफ्ट यहाँ पर मैं लाया हूँ, है ना, ये जो गिफ्ट लाया हूँ प्लस क्या है, ये गिफ्ट है प्लस ये नई कार है, ये ऑल योर, ये तुम्हारे लिए है, सारे के सारे तुम्हारे लिए हैं। तो जब भी कोई हस्बैंड ऐसा अपनी वाइफ से बोलता है कि ऑल योर, सब का सब तुम्हारा है, देख लो, है ना, ऑल योर, है ना, अल्योर, ऑल योर, सब का सब तुम्हारा है, गिफ्ट भी तुम्हारा, कार भी तुम्हारी। तो क्या कर रहा होता है वो, उसको एक तरह से फुसला रहा होता है, उसको ललचा रहा होता है, उसको प्रलोभन दे रहा होता है, उसको लालच दे रहा होता है ना। तो अल्योर का मतलब ध्यान रखोगे, ऑल योर। जब भी कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से बोले कि सारा का सारा तुम्हारा है, ऑल योर, ये घर तुम्हारा, ये बंगला तुम्हारा, ये गाड़ी तुम्हारी, है ना, तो अगर इस तरीके से अगर कहे कि ऑल योर, इसका मतलब वो अपनी वाइफ को फुसला रहा है, ललचा रहा है, प्रलोभन दे रहा है, लालच दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगला वर्ड बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर ये पिक्चर नहीं आया अच्छे से, इस इमोजी अच्छा से नहीं आया है। देखिए यहाँ पर है एंटाइस, यहाँ पर क्या है, एंटाइस। तो इसको ऐसे पढ़ो, है ना, इंग्लिश में नहीं लिखूंगा वरना आप स्पेलिंग पे चले जाओगे। यहाँ पर लिखोगे एंट, एंट का मतलब क्या, चींटी, है ना, यहाँ पर चींटी छपा हुआ है, प्लस आइस छपा हुआ है। यहाँ पर क्या छपा हुआ है, आइस, आइस मतलब बर्फ़। तो जब भी घर में बहुत ज़्यादा अगर चींटी हो जाए तो उसको अगर फुसलाना है, ललचाना है, और फुसला ललचा करके उसको अगर फंसाना है, भगाना है, तो क्या करोगे, एंट के सामने आप आइस रखोगे। तो एंट के सामने आने की, चींटी के सामने जब भी आइस रखोगे तो वो फुसला जाएगा, ललचा जाएगा, ठीक है, आपके लालच में आ जाएगा, प्रलोभन में आ जाएगा। तो ध्यान देना, इसी तरीके से आपको याद रखना है कि सर ने बताया था कि चींटियों को अगर फंसाना है, ललचाना है, फुसलाना है, तो क्या करोगे, उसको आइस दोगे, आइस यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा उसके सामने रखोगे, है ना। तो एंट आइस, तो एंटाइस का मतलब क्या हो गया, एंट प्लस आइस मतलब चींटी प्लस उसके सामने आइस रखने से वो फुसला जाता है, ललचा जाता है। क्लियर। फिर आपका फैसिनेट, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है आपका फैसिनेट। फैसिनेट, फैसिनेट देखो इसको पढ़ो, फैसिनेट, फंसी, है ना, फंसी रहती हैं, बहुत लड़कियां फंसी रहती हैं, कहाँ पर, नेट पर, यानी कि इंटरनेट पर। फैसिनेट, फैसिनेट मतलब फंसी रहना, कहाँ पर, नेट पर। तो जो भी लड़कियां जिसको जो एडिक्टेड हो जाती हैं इंटरनेट की, वो क्या करती हैं, एक लड़के से, दूसरे लड़के से, तीसरे लड़के से बात करके लोगों को क्या करती हैं, मोहित करती हैं, मोह लेती हैं, फुसलाती हैं, ललचाती हैं, प्रलोभन देती हैं, लालच देती हैं, कुछ गेन करने के लिए, है ना, उनसे गेन करने के लिए क्या करती हैं, ऐसी ही करती हैं। बहुत ऐसी सारी लड़कियां हैं, खास करके फॉरेन की लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, मैं बता देता हूँ, हो सकता है अगर आप कोई लड़के हो गए आपके साथ भी ये घटना घट चुकी होगी। मेरा दोस्त है, अभी एक मैकेनिकल इंजीनियर है भोपाल में। तो वो क्या था कि एक फॉरेन की लड़की से बात करता था, वो वीडियो कॉल भी करती थी। तो वीडियो कॉल करते करते दोस्ती हो गई। वो लड़की बोली कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, देखो ये वॉच तुम्हारे लिए ला रही हूँ, पर्स ला रही हूँ, है ना, इस तरीके से बहुत सारा कुछ लालच दी। लालच देने के बाद वो दिल्ली आती है और वहाँ से कॉल करती है कि मैं दिल्ली आ गई हूँ, लेकिन मैं बहुत इमरजेंसी में फंस गई हूँ, मुझे यहाँ पर मतलब कुछ तो ऐसे बहाने करी कि मेरे पास पैसे नहीं है, और हैं तो डॉलर में है, इसको ये चाहिए, क्या कहते हैं, रुपये में चाहिए। तो आप ये काम करो, मेरे टैक्सी वाले को आप नंबर भेज, मतलब अपना कुछ पैसे भेजो ताकि मैं तुमसे मिलने के लिए आ पाऊँ, यहाँ पर मैं एयरपोर्ट पे फंस चुकी हूँ। तो इस तरीके से वो लालच दे रही थी, और ऐसी घटना बहुत घट चुकी है ना। तो वही है कि जो लोग इंटरनेट में फंसी रहती हैं, जो लड़कियाँ, तो
इंटरनेट पे फंसी रहने के कारण वो लोगों को क्या करती हैं, मोहित करती हैं, मोह लेती हैं, फुसलाती हैं, ललचाती हैं, प्रलोभन देती हैं, लालच देती हैं, है ना। तो फंसी रहना नेट पर, इंटरनेट पर, है ना। तो ऐसी लड़कियां लोगों को मोहित करती हैं, मोहती हैं, फुसलाती हैं, ललचाती हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है टेम्प्ट है यहाँ पर। तो टेम्प्ट जानते हो आप लोग, टेम्परेचर को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो TEMP लिखते हैं, कई लोग TEMPT लिख देते हैं, एकदम पूरा का पूरा ऐसे ही टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाता है। तो टेम्प्ट जैसे देखोगे आपको पता चल जाएगा टेम्परेचर, है ना। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर टेम्परेचर होता है तो क्या करती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सैमसंग के, LG के, है ना, ये सारे लोग क्या करते हैं, अपने AC का प्रचार करते हैं, है ना। AC का कैसे प्रचार करते हैं, देखो ये साइड दिया हुआ है, लिखा हुआ है, ये साइड लिखा हुआ है बीट द हीट, है ना, मतलब टेम्परेचर को बीट करना है अगर आपको, तो ये भाई मेरा AC लगाओ, है ना। तो इस तरीके से वो लालच देते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर होता है गर्मी के सीज़न में तो लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं AC का प्रचार करते हैं, है ना। तो AC का प्रचार इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से फोटो को दिखा करके आपको लालच दे रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जितने भी एडवर्टाइज की कंपनियां वो आपको लालच ही देती हैं, है ना। तो खास करके टेम्परेचर जब हाई होता है गर्मी के मौसम में तो ऐसे ही AC का प्रचार किया जाता है ना। किस तरीके से करके आपको फुसलाया जाता है, ललचाया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है, इस तरीके के इमेज को दिखा करके, है ना। इस साइड गर्मी दे रखा है, इस साइड ठंडा वाला दे रखा है इमेज, ताकि आप उसके प्रलोभन में आ जाओ। तो टेम्प्ट से याद रखोगे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई बढ़ गया तो आप क्या करोगे, AC लेने जाओगे। तो AC की कंपनियां आपको फुसला रही हैं, ललचा रही हैं, इस तरीके से इमेज दिखा करके, ऐड दिखा करके। क्लियर। तो टेम्प्ट से याद रखोगे टेम्परेचर से याद रखोगे टेम्परेचर के मौसम में किस तरह से कंपनियां हमें प्रलोभन देती हैं, फुसलाती हैं, ललचाती हैं। क्लियर यहाँ तक। अगला वर्ड है देखो, यहाँ पर सेड्यूस। ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से नेगेटिव वर्ड भी कह सकते हो, और फिर आप दूसरे तरीके से रोमांटिक वर्ड भी कह सकते हो, और फिर जैसे भी इसको लेना है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सेड्यूस, यहाँ पर सेड्यूस है। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये मीम को देखो, एक लड़की है अपने हस्बैंड को क्या मैसेज कर रही है, देखो यहाँ पर मैसेज कर रही है, यू आर द मोस्ट गॉर्जियस हबी इन दिस यूनिवर्स, स्वेयर। मतलब मैं कसम खाती हूँ कि सच में तुम इस दुनिया के, मतलब इस यूनिवर्स के सबसे गॉर्जियस हबी हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, हैंडसम क्या हो, हबी हो। हबी का मतलब शॉर्ट में हस्बैंड को हबी ही लोग प्यार से कह के बुलाते हैं ना। तो अपने हस्बैंड को क्या कर रही है ये एक तरह से फुसला रही है, ललचा रही है ना। प्यारी प्यारी बातों को बोल करके लालच दे रही है, प्रलोभन दे रही है। देखो तो कितना अच्छा फ्लर्ट कर रही है ना, कि तुम मोस्ट गॉर्जियस हबी हो, इस वर्ल्ड में नहीं, इस पूरे यूनिवर्स में, है ना। तो ये क्या कर रही है, सेड्यूस कर रही है, फुसला रही है, लालच दे रही है, लेकिन उसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझने की कोशिश करो। तो यही यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ। सेड्यूस से आपको ध्यान रखना है सैड मतलब कोई पति बहुत ज़्यादा सैड है। सेड्यूस से क्या याद रखोगे, सैड। अगर आप खुद पति हो और फिर आपका कोई पति है और फिर आपका कोई पति होगा, मान लो वो बहुत ज़्यादा सैड है, तो आप क्या करोगे, उसे फुसलाओगे, ललचाओगे, प्रलोभन दोगे, लालच दोगे, ठीक है। तो सेड्यूस से ध्यान रखना, सैड आने के फुसलाना, मतलब जब कोई सैड होता है उसको कैसे उसकी वाइफ जो है सेड्यूस करती है, फुसलाती है, ललचाती है, प्रलोभन देती है, लालच देती है। क्लियर यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है रिपल्स। यहाँ पर क्या है, रिपल्स का मतलब क्या हुआ, री का मतलब बार बार, पल्स का मतलब दाल, है ना, दाल जो आप खाते हो। तो कोई भी बच्चे को अगर बार बार आप दाल खाने को दे रहे हो तो भाई वो अस्वीकार ही करेगा, वो घृणा ही तो करेगा। बार बार एक ही चीज़ को खाना कौन पसंद करता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर रिपल्स का मतलब बार बार दाल खाना से मुझे घृणा हो गया है और मैं उसको अब अस्वीकार करता हूँ। तो रिपल्स का मतलब होता है घृणा करना और फिर अस्वीकार करना। इसी में छुपा हुआ है री प्लस पल्स। री का मतलब बार बार और पल्स का मतलब दाल। तो बार बार दाल को खाना मुझे घृणा हो गया है, अस्वीकार करता हूँ अब मैं, है ना। चाहे कोई बच्चा है जो बार बार दाल नहीं खाना चाहता, रिपल्स कर रहा है, आने की घृणा कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिपेल, यहाँ पर क्या है, रेपेल, है ना। तो रेपेल में एक वर्ड छुपा हुआ है रेप से भाई कौन नहीं घृणा करता, है ना। तो रेप जैसे ही वर्ड किसी के दिमाग में आता है एक घृणा उत्पन्न कर देता है, घृणा हो जाता है इस चीज़ से, अस्वीकार करने लगते हैं लोग। तो रेपेल का मतलब होता है घृणा उत्पन्न करना, घृणा होना और फिर अस्वीकार करना। क्लियर यहाँ तक। तो रेपेल में रेप वर्ड छुपा हुआ है जो बिल्कुल ही घृणा उत्पन्न करने वाला शब्द है। घृणा होना, अस्वीकार करना, ये सारे इसके मीनिंग हैं। अब एक और वर्ड देख लो रिपेल से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इससे कंफ्यूज मत करना। यहाँ पर रेपेग्नेंट है तो यहाँ पर भी रेप है, तो यहाँ पर ये रेप से मत लेना। इसका भी मैं अभी बता देता हूँ। रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब घृणाजनक होता है। देख रहे हो, यहाँ पर भी रेप छुपा हुआ है, लेकिन मैं रेप से नहीं बताया हूँ। यहाँ पर देखो पूरा क्या बताया हूँ। यहाँ पर है कि रिपग्नेंट, इसको कैसे पढ़ोगे, रे पिग आंट, मतलब कोई अपनी चाची को कह रहा है रे, तो भाई अपनी चाची को कोई रे कहेगा
तो भी तो एक घृणाजनक बात है। पिग कहेगा तब भी तो अपनी मतलब क्या कहते हैं इसको, घृणाजनक बात है। रे पिग आंट, रे पिग आंट है ना, रिपग्नेंट, रिपग्नेंट, अपने एंट को रे पिग कहना बिल्कुल ही घृणाजनक बात है। तो रिपग्नेंट से भी आप ध्यान रखोगे, रे पिग आंट है ना, रे कहना भी अपनी आंट को पिग भी कहना घृणाजनक शब्द है, घृणाजनक शब्दावली है। ठीक है, तो रिपग्नेंट का मतलब समझ गए, रे पिग आंट, कोई अपने आंट को रे पिग कह रहा है मतलब घृणाजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो रिपग्नेंट का मतलब घृणाजनक। तो यहाँ पर समझ गए, रेप हो चाहे रिपग्नेंट हो, दोनों में रेप है और घृणाजनक शब्द हैं ये दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डेटर, डेटर का मतलब होता है मना करना, रोकना, फिर घृणा करना। इसका भी मतलब कहीं ना कहीं घृणा करना होता है, किसी को मना करना होता है, रोकना होता है। अब यहाँ पर डेटर में इसको कैसे पढ़ोगे, डेट, मतलब कोई लड़का आपको बार बार डेट पे बुला रहा है ना, डेट पे बुला रहा है, इसका मतलब है कि आप उसको मना कर रहे हो, बार बार वो आपको डेट पे बुला रहा है लेकिन आप उसको रोक रहे हो। अब लास्ट में आप घृणा करने लगे उस लड़के से, है ना, क्यों, क्योंकि वो बार बार डेट पे बुला रहा है। तो ध्यान देना, डेटर, डेटर मतलब डेट, डेट मतलब डेट पर बार बार आपको कोई बुला रहा है तो आप मना कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, लेकिन बार बार नहीं मान रहा तो आप उससे अब घृणा करने लग गए। तो डेटर का मतलब मना करना, रोकना, घृणा होना। ठीक है, फिर है डिसटेस्ट। अब देखो इसी में छुपा हुआ वर्ड, इसको ब्रेक करोगे तो डिस प्लस टेस्ट होगा, है ना, डिस प्लस टेस्ट। तो डिस प्लस टेस्ट का क्या मतलब, टेस्ट का उल्टा मतलब स्वादहीनता, घृणा होना, है ना। अब जिसमें टेस्ट नहीं है उसका उल्टा क्या होगा, उससे आप तो घृणा ही तो करोगे, तो स्वादहीनता बोलो, घृणा होना बोलो, ये सारे इसके मीनिंग है। तो डेटर का मीनिंग समझ गए, डिसटेस्ट का मीनिंग समझ गए। अगला वर्ड क्या है देखते हैं, यहाँ पर है अबॉर्टिव। यहाँ पर क्या है ये अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है अधूरा, अविकसित, निष्फल, व्यर्थ, बेकार, है ना। जैसे क्या कहते हैं, अबॉर्शन करा लेती हैं कुछ महिलाएं, है ना, अबॉर्शन, अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, गर्भपात कराना, मतलब भ्रूण हत्या करवा देना, मतलब बच्चा जब पेट में होता है तो उसका हत्या करवा देना। तो एक तरह से क्या होता है, वो निष्फल हो जाता है, वो फल के रूप में आपको प्राप्त नहीं होता, उसको आप निसफल कर देते हो, है ना, मतलब व्यर्थ कर देते हो, बेकार कर देते हो उस चीज़ को। तो अबॉर्शन में भी अबॉर्टिव है, और अबॉर्टिव से देखो कैसे याद रखोगे इसका मीनिंग, अबॉर्टिव, अबॉर्टिव देखो, अब और टीवी, अब और टीवी देखना बेकार है, अब और टीवी देखना व्यर्थ है, इसमें टाइम वेस्ट होता है, आप पढ़ नहीं पाते हो, इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, है ना। तो जब भी अबॉर्टिव वर्ड आएगा तो कैसे इसको पढ़ोगे, अबॉर्टिव। तो सर ने बताया था अब और टीवी, अब और टीवी देखना व्यर्थ है, बेकार है, ये सब चीज़ को अधूरा कर देगा, आपके लक्ष्य को अविकसित कर देगा, निष्फल कर देगा, अधूरा कर देगा, है ना। तो अबॉर्टिव से क्या याद रखना है, अब और टीवी देखना व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, अब अगला वर्ड क्या है, वेन। वेन को अगर आप तोड़ मरोड़ करके पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, भाई, भाई, है ना, VAI, शॉर्ट में मैसेजिंग में लोग भाई को ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, तो भाई, और एन यहाँ पर मतलब भाई ने हर काम को व्यर्थ कर दिया, बेकार कर दिया, है ना। तो वेन का मतलब ऐसे बहुत कॉमन वर्ड है, सबको याद होगा, नहीं याद होगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ। वेन का मतलब भाई ने क्या कर दिया, बेकार कर दिया, बेकार कर दिया मतलब सब काम व्यर्थ कर दिया, है ना। तो भाई ने, वेन, वेन मतलब बेकार, व्यर्थ। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है आपका इफेक्चुअल। ये वर्ड क्या है आपका, इफेक्चुअल। देखो इफेक्चुअल, इफेक्चुअल का मतलब होता है फलदायक, सार्थक। अब यहाँ पर ये वर्ड ही बना है इफेक्ट से, इफेक्ट का मतलब असर होता है, किसी चीज़ पर असर होना, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ पर किसी चीज़ का असर होने से क्या होता है, वो चीज़ फलदायक होता है, सार्थक हो जाता है ना। तो इफेक्चुअल, ये इफेक्ट से ही बना हुआ वर्ड है, तो इफेक्ट का मतलब ही असर होता है, तो किसी भी चीज़ का किसी चीज़ के ऊपर असर करना क्या होता है, लास्ट में फलदायक होता है, सार्थक होता है। तो इफेक्चुअल याद कर लोगे, ठीक है, भारी नहीं है ये। यहाँ पर है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल के ऊपर देखो क्या है, एबोमिनेबल एक साथ में आपको बता देता हूँ, इसका मतलब भी होता है घिनौना, है ना। यहाँ पर दो वर्ड हैं जिसका मतलब घिनौना होता है, एबोमिनेबल और ओडियस। देखो यहाँ पर क्या है, इसको ब्रेक करके तोड़ो। मान लिया जाए कि अब कोई आपका बॉयफ्रेंड है ना, मतलब खुद को विमेन समझो आप, फिर विमेन हो तो खुद अच्छी बात है, इमेजिन करो, बस आप लोग सबको इमेजिन करना है कि एक लड़की है, वो क्या कह रही है, अब वो मीना, है ना, अब वो मीना, है ना, अब वो मीना, एबोमिनेबल, अब वो मीना मतलब उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, वो कहीं पर देखता है, वो लड़का देखता है कि एक मतलब बहुत ही हैंडसम लड़का है, अब एक कोई बेकार सी लड़की को देखता है जिसके पास ऑडी है, ऑडी मतलब समझ रहे हो, कार का नाम है ऑडी, है ना। तो ऑडी कार से कोई जा रही है, लेकिन और उस लड़की का नाम क्या है, मीना है। अब वो लड़का, उसका जो बॉयफ्रेंड है उस लड़की का, वो क्या करता है, अब वो मीना के पास चला जाता है जिसके पास ऑडी कार है। ध्यान रखोगे। अब जाहिर सी बात है कि
जो भी लड़की का बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के पास चला जाए बस ये देख करके कि उसके पास ऑडी कार है, तो उससे वो घृणा करेगी कि नहीं? बिल्कुल करेगी। तो यहाँ से आपको याद रखना है एबोमिनेबल से कि अब वो मीना के पास चला गया, मतलब घिनौना काम कर लिया। ऑडी को देख करके चला गया, घिनौना काम कर लिया, तो एबोमिनेबल, अब वो मीना के पास चला गया, घिनौना, है ना। ऑडियस, ऑडी कार देख करके चला गया, मतलब घिनौना काम किया। तो दोनों वर्ड को ध्यान में रखोगे। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना, ओडियस का मतलब भी होता है घिनौना। आगे बढ़ते हैं, अगला है डिटेस्टेबल। डिटेस्ट तो अभी मैं बताया था, है ना, तो यहाँ पर भी डिटेस्टेबल है, सेम वर्ड है, बिना टेस्ट का खाना घृणाजनक हो जाता है। फिर अगला वर्ड क्या है आपका? रिपग्नेंट, तो अभी बता दिया कि कोई भी अपनी आंट को अगर रे कहता है या तो फिर पिग कहता है तो वो बिल्कुल ही घृणाजनक काम कर रहा है। तो रिपग्नेंट, रे, पिग, आंट जो भी करेगा वो घृणाजनक काम करेगा, है ना। फिर यहाँ पर अवर्जन। अवर्जन का क्या मतलब है? इसको ऐसे पढ़ो, अभी, है ना, और फिर सन, अभी और सन, अभी और सन, अवर्जन, अभी और सन। इसको अगर पढ़ोगे अवर्जन को तो अभी और सन आपको नजर आ जाएगा, है ना। तो अभी और सन क्या कर रहा है? घृणा कर रहा है। किससे घृणा कर रहा है? किसी भी खाने से, किसी भी चीज़ से क्या कर रहा है? घृणा कर रहा है। तो पढ़ना, समझना, इमेजिन करना कि अवर्जन से क्या आपको ध्यान में आना चाहिए? अभी और सन, अभी और सन क्या कर रहा है? घृणा करने लग गया है किसी चीज़ से, किसी खाने से, है ना। फिर यहाँ पर एले। एले का क्या मतलब होता है? एले का मतलब होता है, एले का मतलब होता है क्या? एले का मतलब होता है शांत होना, कम करना, है ना। शांत होना, शांत करना, और फिर कम करना किसी चीज़ का, मतलब किसी चीज़ का असर है, बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उसको भी कम करना, है ना, किसी को शांत करना, ये सब एले का मीनिंग होता है। अब देखो शांत कैसे ध्यान में रखोगे, है ना। एले, ये इसको अगर ब्रेक करोगे तो ऑल प्लस ले, मतलब सभी लोग लेटे हुए हैं। ले का मतलब लेटे होना, पड़ा हुआ होना, है ना। तो सब लोग जब लेट जाते हैं रात के टाइम में तो क्या होता है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती है, सब कुछ शांत होता है। तो ऐसे ध्यान रखोगे, ऑल ले, सब लोग लेटे हुए हैं इसलिए वहाँ पर माहौल शांत है। क्लियर यहाँ तक? तो एले का मतलब ऑल ले, सभी लेटे हुए हैं, शांत हैं, ठीक है। तो शांत ध्यान रखोगे, जब सब कोई लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो वहाँ पर शांति का माहौल होता है, शांत होता है माहौल। फिर यहाँ पर एसुआज। एसुआज का मतलब क्या होता है? शांत होना, शांत करना, फिर कम करना, किसी चीज़ के असर को कम करना, फिर शांत करना, झगड़े को शांत करना, ये सब भी होता है क्या? असुआज। कोई दर्द को कम करना असुआज कहलाता है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे? बस शांत को कैच करना है आपको, इस शांत को कैच करना है ट्रिक में, ठीक है। और असुआज, यहाँ पर देखो आस है, आस का मतलब क्या होता है? आस का मतलब गधा होता है ना, एक गधा होता है। आज, असुआज, आज, आस, आज मतलब आज जो हमारा गधा है बिल्कुल ही शांत है, वो कोई काम नहीं कर रहा, बिल्कुल कम काम कर रहा है। तो कम करना, बिल्कुल ही शांत है ना। तो असुआज, आस मतलब आपका गधा आज के दिन क्या है? बिल्कुल ही शांत है, कोई काम नहीं कर रहा, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, है ना। तो असुआज से ध्यान रखोगे, आस प्लस आज, है ना। आस मतलब गधा, आज का मतलब आज, तो आस आपका जो गधा है आज के दिन बिल्कुल ही शांत है। अगला वर्ड बढ़ते हैं, देखते हैं। इसका जस्ट उल्टा वर्ड है एग्रीवेट। देखो यहाँ पर क्या है? एग्रीवेट। एग्रीवेट हो चाहे एजिटेट हो, दोनों में आग वर्ड है, देख लो आग वर्ड है। कहाँ चला गया भाई? एक सेकेंड, मैं ओपन करता हूँ। कहाँ चला गया था? कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। वीडियो पॉज तो नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। यहाँ तक देख चुके हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है? असुआज को देख चुके हैं। आस, आज मतलब गधा जो है बिल्कुल ही शांत है। चलिए सही है। एग्रीवेट देख रहे थे, एजिटेट देख रहे थे, दोनों में यहाँ पर वर्ड छुपा हुआ आज, आग, है ना, आग छुपा हुआ है। तो आग जब भी कहीं लग जाता है तो क्या होता है? बहुत जल्दी भड़क जाता है वो आग, उत्तेजित हो जाता है बहुत जल्दी, है ना। भड़काना, भड़काना और फिर उत्तेजित करना, ये सारे इसके क्या है? मीनिंग है। तो एग्रीवेट और फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, है ना। तो एग्रीवेट और एजिटेट का मतलब होता है भड़काना फिर उत्तेजित करना। तो यहाँ पर जैसे ये वर्ड आ जाए एग्रीवेट और फिर एजिटेट, ध्यान रखोगे इसमें आग वर्ड छुपा हुआ है। तो आग भड़कने वाली चीज़ है, उत्तेजित होने वाली चीज़ है। तो एजिटेट है और फिर एग्रीवेट है, आग ध्यान में आ जाएगा, समझ जाओगे भड़काने वाली चीज़ है, उत्तेजित करने वाली चीज़ है। हालांकि इसका जो संदर्भ है, इसका जो मीनिंग होता है कि लोगों को भड़काने के संदर्भ में एग्रीवेट होता है, और फिर एग्रीवेट होता है, और फिर क्या होता है? एजिटेट होता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर आप समझ गए इसका क्या अर्थ होता है। अब अगला वर्ड क्या है ज़रा देखते हैं। यहाँ पर मैक्सिम और यहाँ पर है डिक्टम। देखो यहाँ पर कहावत होता है इसका मतलब, कथन होता है इसका मतलब, किसका मतलब? मैक्सिम का मतलब।
तो ऐसे ध्यान रखो कि आजकल मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहावत पे पूछे जा रहे हैं, कथन पे पूछे जा रहे हैं ना, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे याद रखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहावत और कथन वाले पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम याद होगा। मैक्सिमम माने कि किस चीज़ का मैक्सिमम, क्वेश्चन का एग्जाम्स में मैक्सिमम आना, किस चीज़ का आना, कहावत का आना, कथन का आना। तो इस तरीके से रिलेट करो, इमेजिन करो। डिक्टम है, डिक्टम देखो, दिक्कत तुम, डिक्टम। अब कहावत के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो आपको दिक्कत होती है ज़्यादा से ज़्यादा कहावत और कथन वाले क्वेश्चन को करने में या फिर याद करने में। तो कहावत या फिर कथन वाले क्वेश्चन को याद करने में दिक्कत होती है, किसको, तुमको। दिक्कत तुम, डिक्टम, दिक्कत तुम, कहावत कथन, याद रहेगी चीज़ें। फिर है एब्सर्डिटी। देखो एब्सर्डिटी से कैसे याद रखोगे, एब्सर्डिटी, अब है, सर है, डेटी है। देखो डेटी, मैं स्पेलिंग नहीं बता रहा डेटी का, ठीक है। डेटी का मतलब होता है मतलब देवता, है ना, इसका मतलब होता है देवता इंग्लिश में। डेटी का स्पेलिंग ऐसे होता है, तो ऐसे याद रखो एब्सर्डिटी, है ना। एब्सर्डिटी से क्या याद रखोगे कि अब जो सर हैं, जो आपके सर हैं, अब सर डेटी, डेटी का काम करने लगे, देवता बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कोई भी इंसान अगर देवता बनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो मूर्खता का काम कर रहा है, मूर्खता का कार्य कर रहा है, फिर अनुचित काम कर रहा है। तो एब्सर्डिटी का मतलब होता है मूर्खता, मूर्खता का कार्य या फिर अनुचित, याद रख पाओगे। अब सर डेटी, अब सर जो है वो डेटी का काम कर रहे हैं, अब सर डेटी, अब सर जो है वो डेटी का काम कर रहे हैं, यानी कि देवता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही मूर्खता है, मूर्खता का कार्य है, अनुचित कार्य है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है रिडिकुलसनेस, ये वर्ड बना है रिडिकुल से, है ना। रिडिकुल बोलो, रिडिकुलसनेस बोलो, बात एक ही है। रिडिकुल को कैसे याद रखोगे, इसका मतलब होता है हास्यास्पद, हंसने योग्य और फिर मूर्खता से भरा, है ना। कैसे याद रखोगे, आजकल के लोग जो है ना वो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं, क्या बनने में, कूल बनने में। और कई लोग गलती कर बैठते हैं, कूल नहीं बन पाते, हास्यास्पद का शिकार हो जाते हैं, हंसने का एक पात्र बन जाते हैं, हंसी का पात्र बन जाते हैं, है ना, मजाक का पात्र बन जाते हैं, मूर्खता से भरा काम कर देते हैं। रेडी, जब कूल बनने के चक्कर में बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो ध्यान रखोगे रेडिकुल, 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 कूल बनने के चक्कर में तुरंत रेडी हो जाना। तो जो लोग रेडी हो जाते हैं तुरंत कूल बनने के चक्कर में, वो हास्यास्पद का शिकार हो जाते हैं। जैसे देखते हो कई लोग ऐसी बॉलीवुड से महिलाएं हैं, कैसे कैसे कपड़े पहन लेते हैं कूल दिखने के चक्कर में। क्या नाम है, एक कोई लड़की मॉडल है, हीरोइन है, क्या मुझे याद नहीं आ रहा, कैसे कैसे वो तार वाला सिर्फ जंजीर टाइप का कपड़ा पहन लेती है दिखाने के लिए, है ना। तो वो कूल बनने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे लोग जो रेडी हो जाते हैं कूल बनने के लिए, वो अक्सर ही हास्यास्पद और फिर हंसी का पात्र बन जाते हैं, ठीक है। और ये मूर्खता भरा काम ही होता है। तो रेडिकुलसनेस और फिर रेडिकुल का मतलब होता है हास्यास्पद, हंसने योग्य, मूर्खता भरा काम, क्लियर। फिर असीजुअस, अब हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें 80 लोग ही, बस असीजुअस में याद रखना 80 लोग ही मेहनती हैं, बाकी लोग बिल्कुल ही बेकार हैं, है ना। कोई काम नाम का चीज़ नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करते, बस यहाँ पर देखने आते हैं, है ना। तो असीजुअस का क्या अर्थ हुआ, असीजुअस 80 लोग, इस ग्रुप में 80 लोग मेहनती हैं, ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पर क्या, डिलीजेंट, डिलीजेंट से याद रखोगे दिल्ली के एजेंट, दिल्ली के एजेंट बहुत मेहनती होते हैं, इसलिए तो इतना बड़ा शहर बना है वो। बिना मेहनती के कोई शहर इतना बड़ा बन सकता है क्या, इतना अमीर शहर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो दिल्ली के एजेंट बहुत ही मेहनती होते हैं। हमारे ग्रुप में 80 लोग ही मेहनती हैं, ध्यान रखोगे दोनों का मीनिंग। फिर आपका परसिवरिंग, यहाँ पर क्या है, परसिवरिंग, परसिवरिंग का मतलब देखो, अब यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ पर्स, पर्स यानी कि आप जो पर्स रखते हो जिसमें पैसे रखते हो, है ना। तो पर्स को अगर आपको गर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्स गर्म करने का मतलब समझते हो कहावत, पर्स गर्म करने कहने का मतलब ये होता है कि आप बहुत अमीर बन रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, है ना। तो जब भी आप अपना पर्स को अगर आपको मजबूत बनाना है या फिर आपके पर्स को क्या करना है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनती बनना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा, है ना। तो मेहनती, जिद्दी, दृढ़, ये सारे परसिवरिंग के क्या होते हैं, इसके मीनिंग होते हैं। तो ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना कि परसिवरिंग का मतलब होता है पर्स, है ना। परसिवरिंग का इसमें आप पर्स देख लोगे, पर्स समझ जाओगे कि पर्स को अगर गर्म करना है भाई, तो आपको मेहनती बनना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला वर्ड क्या, अगला वर्ड है आपका, अगला वर्ड है इनडिफरेंट। अब यहाँ पर क्या वर्ड है, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट से देखो, एक तो डिफरेंस है मतलब फ़र्क, डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क, और फिर अंतर। इन का मतलब अपोजिट वर्ड हो गया। तो जिसको किसी चीज़ का फ़र्क ना पड़े, कोई अंतर महसूस ना हो, मतलब कोई व्यक्ति अगर रास्ते में गिरा हुआ है, कोई व्यक्ति अगर रास्ते में गिरा हुआ है तो वो व्यक्ति उसको देखेगा और आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल ही उदासीन व्यक्ति है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा, है ना। तो
तो इसी तरीके से ये शब्द भी बना है। इनडिफरेंट मतलब ऐसे व्यक्ति जिस पर कोई डिफरेंस का फ़र्क ना पड़े, मतलब कोई फ़र्क ना पड़े, कोई अंतर महसूस ना हो, तो वैसे व्यक्ति को इनडिफरेंट कहते हैं, उदासीन कहते हैं। तो इसी में छुपा हुआ था इसका मीनिंग। फिर आपका इंडोलेंट, क्या है यहाँ पर? इंडोलेंट। अब इसको समझो, इंडो में दो वर्ड है, इंडो प्लस लेंट। इंडो प्लस लेंट, इंडो मतलब इंडिया और लेंट, लेंट का मतलब होता है व्रत। ध्यान रखना, एक आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। इसका मतलब होता है व्रत। और फिर उपवास, जो उपवास करते हैं ना, फास्ट करते हैं, है ना। आजकल तो सोमवारी का दिन आ गया है, मतलब सहने का, उपवास करने का, सावन का मौसम है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। अभी मैं बताऊं, मैं कहाँ हूँ, पक्षियों की आवाज़ आपको पहुंच रही होगी। मैं छत पे धूप में बैठा हूँ, धूप निकला हुआ है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा पसीने से तरबतर हूँ। लेकिन कोई नहीं, मुझे पढ़ाना ही है, मैं कंप्लीट किए बिना नहीं छोड़ूंगा बीच में। देखिए यहाँ पर ये वर्ड है आपका इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब इंडिया में लेंट, बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में व्रत करते हैं और इसलिए लोग भगवान पे ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं। और जो लोग भगवान पे ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, वो लोग क्या होते हैं? आलसी हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भगवान पे सब कुछ छोड़ दोगे, मेहनत नहीं करोगे, सब कुछ सोचोगे उपवास करने से ही काम चल जाएगा, व्रत करने से ही काम चल जाएगा, तो आप आलसी बन जाओगे, है ना। तो इंडोलेंट, इंडिया में बहुत ज़्यादा लेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, इसलिए वहाँ के लोग क्या होते हैं? आलसी होते हैं। ठीक है। फिर लेथार्जिक, लेथार्जिक है, देखो लेथार्जिक का मतलब ही होता है आलसी। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? आलसी। कैसे याद रखोगे? लेथार्जिक, लेट हाजिरी, लेथार्जिक, लेट हाजिरी, लेथार्जिक, लेट हाजिरी। अब भाई लेट से हाजिरी देने वाले, अटेंडेंस देने वाले लोग क्या होते हैं? मतलब ड्यूटी पे लेट से पहुंचने वाले लोग क्या होते हैं? आलसी होते हैं, है ना। टाइम पे नहीं आते, पंक्चुअलिटी नहीं होती उनके पास। तो लेथार्जिक से क्या याद रखोगे? लेट हाजिरी। लेट हाजिरी कौन देते हैं? जो लोग आलसी होते हैं। तो आज 42 वर्ड्स को देखें, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 40 सेकेंड या फिर 50 सेकेंड्स में एक वर्ड को समझाया जा सकता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रख करके पढ़ना, चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आपके फिंगर टिप्स में मैं 3 महीने के अंदर इतने बार रिवाइज करा दूंगा कि बिल्कुल आप देखोगे कि कैसे आप चीज़ों को याद करते हो। ठीक है, तो चलिए आज भी आप बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।